Hello student, today we are going to discuss the topic commerce in first chapter of BST. But इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें इसके पहले एक क्विक रिवीजन कर लो। हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे थे, इस क्लास के पहले का जो क्लासेस था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रीज, और उसके भी पहले याद कर लो तो हम बताए थे टाइप्स ऑफ बिजनेस। इन टाइप्स ऑफ बिजनेस देयर आर टू बिजनेस, वन इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए, और याद करो टाइप ऑफ बिजनेस में दूसरा हम बताए थे कॉमर्स। सो टुडेज टॉपिक इज कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? तो यदि याद कर लो तो फर्स्ट वीडियो हम तुम लोग को भेजे हैं उसमें कॉमर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज पूरा डिटेल वाइज हम लोग कॉमर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज कॉमर्स? सी द डिफरेंसेस। All activities related to buying and selling, all activities related to buying and selling or providing service to facilitate buying and selling is called commerce. यदि फर्स्ट वीडियो को याद करो तो हम आपको बताए थे व्हाट ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड्स। यदि याद कर लो ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स और उस ट्रेड को जो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉमर्स। आज भी वही है। सर व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। गुड्स का परचेस करना और गुड्स का सेल करना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्रेड एक्शंस। और गुड्स का बाइंग और सेल को, ये प्रोसेस को जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एड टू ट्रेड्स। सो जब हम लोग ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड्स कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। और यहां पर यदि इस डिफरेंसेस को देखेंगे तो लिखा हुआ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। यदि रिलेटेड टू बाइंग, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, दैट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स ट्रेड। और प्रोवाइडिंग सर्विस टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग, जो बाइंग एंड सेलिंग को सर्विस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एड टू ट्रेड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। यही ऐसे मतलब गुड्स का परचेस और गुड्स का जो सेल करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और उस ट्रेड को होने में जो भी हेल्प करता है, that is add to trades or called auxiliary to trades is called commerce. Okay, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड्स। सो यहां देखो जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स। ट्रेड दो तरह का होगा, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। यदि इंटरनल ट्रेड्स को भी आप देखिए क्लासिफाइड हम किए हैं तो होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। और यदि एक्सटर्नल को यहां पर हम लोग फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। ये जो इंटरनल ट्रेड है इसका नाम हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी कर सकते हैं और होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल ट्रेड है, अनदर मीनिंग है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, that can be classified into three types. What? Say this: export, import, interport. और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं मीनिंग्स ऑफ ट्रेड, एंड देन आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड्स, एक्सटर्नल ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड्स, रिटेल ट्रेड्स, एंड in external trade what is the meaning of export, import, interport. और ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, देन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंक कम्युनिकेशंस। तो ये तो जो टॉपिक है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जब ये इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड्स कंप्लीट हो जाए,
इंटरनल ट्रेड्स में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग यहां पर आएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेड में ट्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेनली ट्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब भैया इंटरनल ट्रेड क्या होता है? सुनो, जो आपके विद इन द कंट्री जो ट्रेड, जो आपका जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो हम लोग का देश का जो बाउंड्री है, उसके अंदर जो ट्रेड्स होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड, वो सारा ट्रेड जो हम लोग का जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो हम लोग का देश का जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसके बाद उससे मतलब उससे आगे यदि कोई बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड्स। इसका मतलब जब हम लोग विद इन द कंट्रीज गुड्स का परचेज और सेल करते हैं, विद इन द कंट्री हम लोग गुड्स का परचेज और सेल करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड्स। लेकिन जब हम लोग गुड्स का परचेज या सेल दूसरे कंट्री से करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड्स। तो देखिए यहां पर हम आपके लिए ट्रेड का सबसे पहले यहां पर हम आपको ट्रेड का आपको डिफरेंसेस लिखे। क्या लिखा हुआ है जी ट्रेड्स का? थोड़ा सा फॉन्ट हम छोटा रखें क्योंकि बहुत सारा टॉपिक था। हम इसका फोटो क्लिक करके आपको क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग को भेज देंगे। ट्रेड, देखो ट्रेड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the aim of earning profit is called trade. Simply buying and selling, goods का purchase और goods का sale with the objective of earning profit, that is called trades. अब आ जाओ दूसरा पे लिखा हुआ है internal trades। अभी हम बताएं, if the buying and selling of goods takes place within the geographical boundaries of countries, it is called internal trade, जो भी हम आपको समझाएं। Next, external trades. If the buying and selling of goods take place outside the geographical boundaries of a country, it is referred as external trades. Is that clear? Now, internal trade complete, external trade complete. Now come to the point. Internal trade again classified into two types. होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तुम लोग बहुत बार सुना होगा होलसेलर, रिटेलर। अरे कॉमर्स लिया आज ने, इसके पहले भी तुम लोग सुनता होगा। जिससे मान लो तुम लोग को सामान लेने जाता होगा तो तुम लोग बोलता होगा कि 50 से यदि कोई सामान लेंगे तो हम लोग को क्या करेगा, वहां पर होलसेलर लोग बैठा, वहां पर हम लोग को सस्ता सामान मिलेगा। ऐसा कभी वर्ड्स यूज किया था कि नहीं किया था? जिससे मान लो कि क्रैकर्स जो होता है दिवाली के समय, तुम लोग क्रैकर्स लेने के लिए कहां चल जाता है? चास में चल जाता है, क्योंकि वहां पर होलसेलर मिलता है और तुमको कम दाम पर मिल जाता है। ऐसा सुना था या नहीं सुना था? वही होलसेलर, ठीक है। ओके, देखो होलसेलर क्या होता है। होलसेलर, ये जो होलसेलर ट्रेडर होता है, ये क्या करता है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, बल्क में सामान परचेस करता है। बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करता है और उसको क्या करता है, जो रिटेलर है उसको क्या करता है, वो सेल करता है। तो यहां पर यदि हम देखो लिखा हुआ है होलसेलर ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। होलसेलर ट्रेड जो है वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है गुड्स का बल्क क्वांटिटी में। द होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो भी हम बोले हैं, इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल देम इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से क्या करता है, गुड्स को परचेस करता है और स्मॉल क्वांटिटी में उसको क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है। ठीक है। अब रिटेलर कौन है? जैसे मान लो कि कोई चास में कोई जो क्रैकर्स का होलसेलर है वो, और तुम अपना यहां पर जैसे मान लो कि कोई भी सेक्टर 9 है, सेक्टर 4 है, वहां पर कोई यदि क्रैकर्स का दुकान है, ठीक है, छोटा सा दुकान है, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा रिटेलर हो जा रहा है। ठीक है। ओके,
चलो रिटेलर के बारे में समझते हैं। रिटेल ट्रेड्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जो रिटेलर होगा वो गुड्स को जो परचेस करता है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं, वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है। जितना उसको उस समय सेल का जरूरत होता है, जितना उसको क्वांटिटी का जरूरत होता है, वो उतना ही क्वांटिटी लाकर अपना क्या करता है, शोरूम में रखता है या अपना शॉप में रखता है, उससे ज्यादा नहीं। A retailer act as a link between the wholesaler, manufacturer and consumer। जो ये रिटेलर है ये क्या करता है जी, ये मैन्युफैक्चरर और जो आपका कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक लिंक बैठाता है। ठीक, ओके। नाउ ये हम लोग कंप्लीट कर लिए इंटरनल ट्रेड्स। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सटर्नल ट्रेड्स। एक्सटर्नल ट्रेड्स हम बताएं आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। क्या होता है इंपोर्ट? देखो यहां पर लिखा हुआ है इंपोर्ट, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्रीज। इंपोर्ट का मतलब हो रहा है कि हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन किससे परचेस कर रहे हैं, तो अनदर कंट्री से, दूसरे कंट्री से यदि हम लोग कोई गुड्स परचेस करते हैं, दैट इज सिंपल कॉल्ड इंपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी हम लोग मैक्सिमम बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा गुड्स जो है, उसके लिए हम लोग डिपेंड है चाइना पर। कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगा यदि हम लोग चाहें तो, लेकिन आज भी मोबाइल में मैक्सिमम मार्केट जो है मोबाइल का वो चाइना का। जो टॉयज है, खिलौना है, उसमें भी मैक्सिमम जो टॉयज आप देख रहे हैं वो सब चाइनीज मेड है। तो इंडिया क्या करता है, मोबाइल या टॉयज चाइना से यदि परचेज करता है तो इसको कुछ नहीं, इसी को हम लोग नाम देंगे इंपोर्ट। ओके, नाउ अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट। सिंपल, दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करना। ध्यान से सुनना, दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करना। इफ गुड्स आर सोल्ड बाय इंडिया टू अनदर कंपनी, अनदर कंट्रीज, दैट इज सिंपल कॉल्ड एक्सपोर्ट। दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो यहां लिखा हुआ है, इफ इट रेफर्स टू सेल्स ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री। एग्जाम्पल हम आपको यहां दे रहे हैं, सेल्स ऑफ टी फ्रॉम इंडिया टू जापान इज द केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसा कि मालूम है कि इंडिया में मैक्सिमम बहुत ज्यादा टी होता है, आसाम में, तो इंडिया यदि टी सेल कर रहा है जापान को, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ओके, सो इंपोर्ट कंप्लीट, एक्सपोर्ट कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरपोर्ट। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो सुनो, एक कंट्री से गुड्स परचेस करना, दूसरे कंट्री से, मान लीजिए दूसरे कंट्री से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, परचेस करके हम अपना कंट्री में ला रहे गुड्स, और फिर वो गुड्स दूसरे कंट्री को सेल कर दे रहे। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सुनो, एकदम सही बोल रहे हैं। किसी दूसरे कंट्री से गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसी गुड्स को क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, हम इसको समझा रहे हैं। इफ द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री, इफ गुड्स इज इंपोर्टेड, दैट मीन्स परचेज की, एंड देन सोल्ड टू अनदर कंपनी, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री को, दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। अब सर ये समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या क्या है सर, एकदम इंटरपोर्ट तो नहीं समझ आ रहा। चलो लो ना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम तुम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग का और जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, और जीवन में कभी नहीं होगा। हम तो बता रहे कभी नहीं होगा। दोनों का जन्म ही, मतलब एक का जन्म ही हुआ है, मतलब वो हमेशा लड़ाई ही करेंगे हम लोग। कभी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं सुधरेगा जी, कभी नहीं सुधरेगा। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, बहुत सारा ऐसा चीज है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान में जाता है। यहां का बना हुआ चीज जो लोग कंज्यूम करता है, वहां का बना हुआ चीज हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, अभी इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी।
कुछ दिन पहले तुम लोग को मालूम था कि जो मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दर्जा है वो इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, वो पाकिस्तान से छीन लिया है। ठीक, और इससे क्या हुआ है कि बहुत सारा जो गुड्स है वो जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो पाकिस्तान में नहीं जा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको यहां बता रहे हैं, जैसे इंडिया में रबड़ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था और वो रबड़ जो है वो पाकिस्तान के पास आता था, लेकिन जैसे ही वो दोनों के बीच में दैट मीन्स कंफ्लिक्ट बढ़ा दोनों देश के बीच में, तो ये ट्रेड बंद हो गया था। अब पाकिस्तान को तो रबड़ चाहिए, तो वो रबड़ तो इंडिया देगा नहीं उसको। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो श्रीलंका है, वो जो नीचे केरल की तरफ, श्रीलंका जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया से क्या कर रहा है, रबड़ परचेस किया। मतलब हम लोग यहां पर इंडिया से मतलब नहीं रखना है, श्रीलंका से मतलब रखना है। श्रीलंका क्या कर रहा है, रबड़ परचेस किया इंडिया से, तो श्रीलंका क्या किया, इंपोर्ट किया। श्रीलंका के पॉइंट से समझना है, जो कंट्री के पॉइंट ऑफ समझना है आपको एंटरपोर्ट, वो श्रीलंका के पॉइंट ऑफ समझना है, इंडिया के पॉइंट ऑफ मत सोचना। श्रीलंका क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा गुड्स, किससे, इंडिया से, और वो गुड्स फिर वो क्या कर रहा है, वही रबड़ क्या कर रहा है, वो किसको सेल कर दे रहा, तो वो पाकिस्तान को सेल कर दे रहा। दैट मीन्स व्हाट, वो क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो श्रीलंका के द्वारा रबड़ परचेस करना भारत से, इंडिया से, और फिर उस रबड़ को सेल कर देना पाकिस्तान को, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंटरपोर्ट। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। इसका एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो कि इंडिया को कोई गुड्स मंगाना है, यदि मान लो कि ऐसे, या छोड़ो ये एग्जांपल क्लियर है, इसी को रहने दो, ठीक है। दूसरा, अब आ जाओ, हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, ट्रेड्स कंप्लीट ऑल। अब आपको मालूम है कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। क्योंकि यहां पर अब हम बता रहे हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ये क्या होता है, जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स क्या होता है, देखो यहां पर हम लिखना भूल गए हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स का मतलब हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, दैट इज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। ओके, यानी जो क्या करता है, आपका जो ट्रेड को हेल्प करता है, जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और एक बात ध्यान रखना, ये जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ये सिर्फ ट्रेड को ही फैसिलिटेट नहीं करता है, इंडस्ट्रीज को भी, याद करो, इंडस्ट्रीज को भी फैसिलिटेट करता है। और एक इंडस्ट्रीज का हम नाम बताए थे जिसका नाम था ट्रेजरी इंडस्ट्रीज, याद है, जो क्या करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था किसको, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। याद है या नहीं याद है, याद कर लो यहां पर, ठीक है। सो यहां पर यदि हम लोग देखें तो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड को फैसिलिटेट करने में। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ये सब ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो ट्रेड्स को हेल्प करता है। अब एक चीज बताओ, एक मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो गुजरात में, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, तो चाहे कि डिफरेंट जो स्टेट है इंडिया का, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, सब जगह उसका प्रोड्यूस सेल हो, गुड्स सेल हो सके, लेकिन वो सेल कैसे होगा जी, उसके लिए जरूरत पड़ता है उसको किस चीज का, ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है तुम्हारा रोड से भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, रेल से भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, एयर बाय एयर से भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, और बाय वाटर से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आप ट्रक को ले लीजिए ना, वो ट्रक क्या है, एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट का। आप शिप को ले लीजिए ना, वो किस चीज का, वो एग्जांपल है एक तरह से ट्रांसपोर्ट का। कार्गो जो विमान है वो भी क्या है, वो भी आपका एक एग्जांपल है किस चीज का, ट्रांसपोर्ट का। और मालगाड़ी जो है आपको मालूम है, दैट इज ऑल्सो क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का जी, तो ट्रांसपोर्ट का। तो ये बताइए कि कोई भी यदि मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो चाहता है डिफरेंट स्टेट में अपना गुड्स सेल करना, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं रोड का, रोड ट्रांसपोर्ट का।
तो वो क्या करेगा, जितना भी लॉरी है, ट्रक्स है, उसको क्या करेगा, उसका यूज करता है। और वो ट्रक्स क्या करता है, बना हुआ जो मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान है, वो सामान को क्या करता है, डिफरेंट स्टेट में वो पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो गुड्स क्या कर रहा है, वो गुड्स सेल हो जाता है, वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट गुड्स का परचेज और सेल को क्या कर रहा है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इंश्योरेंस। सेकेंड वन इज व्हाट, इंश्योरेंस। कोई भी पर्सन यदि ट्रेड करना चाहता है, डिफरेंट स्टेट में गुड्स सेल करना चाहता है, तो उसके साथ एक कंडीशन होता है। उसके दिमाग में एक बात चलता है कि मेरा गुड्स, यदि हम इतना सारा ट्रक को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मान लीजिए 100 ट्रक उसको क्या किया, उसको उसमें वो गुड्स लोड कर रहा, और एक किसी को भेज रहा, वो पटना में कहीं भेज रहा है, रांची में कहीं, वो इलाहाबाद में भेज रहा, बनारस में भेज रहा, या केरल में भेज रहा है, या आपका मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में कहीं डिफरेंट जगह भेज रहा। तो जो पर्सन भेजता है उसके मन में एक बात रहता है कि रोड है, रोड पर चलते समय एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो मेरा जितना सारा गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। या वो गुड्स यदि प्रोड्यूस ही करता है, वो बिजनेस कर रहा, तो भी उसके दिमाग में है कि हो सकता है कि मेरा फैक्ट्री में भी आग लग जाए, गुड्स चोरी भी हो सकता है, फैक्ट्री से ही गुड्स चोरी हो जाए। ये जरूरी नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन में ही लॉस हो सकता है, गुड्स फैक्ट्री से भी चोरी हो सकता है, फैक्ट्री में भी आग लग सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, यदि काम कर रहा हो उसका डेथ हो सकता है। तो ये जो रिस्क है, इससे बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, वो इंश्योरेंस लेता है। और ये इंश्योरेंस में क्या होता है, हम लोग एक नॉमिनल अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पेड करते हैं, बदले में वो हमको प्रॉमिस करता है कि यदि आपका गुड्स जो है वो यदि डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो कंपनसेशन हम आपको पेड करेंगे। ये जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को, इससे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, और वो क्या करता है, अपना ट्रेड ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो इंश्योरेंस भी क्या करता है, ट्रेड्स को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। देखो, ये जो गोदाम है, दैट इज वेयर हाउस जो होता है, ये ट्रेड को डेफिनेटली फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है वो हम बता रहे हैं। बड़ा बड़ा गोडाउन बना हुआ रहता है स्टॉक रखने के लिए। गुड्स का जो मैन्युफैक्चर होता है और उसका जो कंजम्पशन होता है, जब वो गुड्स बना और जब वो कंजम्पशन हो रहा, इसके बीच में टाइम गैप होता है। ऐसा नहीं कि गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, आज मैन्युफैक्चर हुआ, कल हम लोग कंजम्पशन कर लेंगे, नहीं, इसके बीच में टाइम गैप होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं क्रॉप का। हम लोग अनाज जो होता है, अनाज तुम्हारा किसान लोग क्या करता है, पैदा करता है, दैट इज उसको ग्रो करता है, और हम लोग क्या करते हैं, क्या उस जो भी चावल गेहूं है उसको उसी दिन खा लेते हैं? सिर्फ ऐसा संभव है? नहीं। उसको, और एक बात ध्यान रखना कि वो जो चावल और गेहूं होता है वो साल में एक ही बार प्रोड्यूस होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन एवरीडे करते हैं। तो ये बताइए, वो कहीं ना कहीं जितना भी स्टॉक है व्हीट का या राइस का, वो यदि एक जगह नहीं रखा जाएगा तो क्या हम लोग एवरीडे उसका कंजम्पशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरा चीज, यदि मान लो कि उसको हम लोग रख दिए, उसको एक जगह रख दिए, उसके ऊपर कोई शेड नहीं है, छत नहीं है, बारिश होगा, वो अनाज आप लोग देखते होंगे बहुत सारा न्यूज चैनल पर कि अनाज का बोरा रखा हुआ है और वो क्या हुआ, बारिश से बहुत सारा अनाज सड़ गया। तो उससे क्या हुआ जी, जो ट्रेड था वो तो फैसिलिटेट नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर यदि बहुत सारा वेयर हाउस रहता तो अनाज को हम लोग क्या कर सकते थे, गोडाउन में रख सकते थे, और जब जरूरत होता वहां से उस अनाज को क्या करते हम लोग निकालते और सेल करते। तो इससे क्या होता, इससे आपका गुड्स का सेल का हेल्प होता है, यानी वेयर हाउसिंग जो है उसी के थ्रू, उसी के हेल्प से क्या होता है, गुड्स का सेल हेल्प मिलता है वहां से। तो वेयर हाउसिंग भी क्या है, एड्स टू ट्रेड, ठीक है, या ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स है। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग। गुड्स प्रोड्यूस हो गया और उसको यदि सेल करना है
तो क्या हर एक मैन्युफैक्चरर हर एक कस्टमर को जानता है, वो फोन कर सकता है? पूरा ऑल ओवर इंडिया का जितना भी कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर सबका नंबर मालूम है, सबको क्या डायरेक्टली फोन कर सकता है कि मेरा हम एक गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी इस तरह से, प्राइस इतना है, ठीक है, इसमें ये फीचर्स है, आप भी इसको परचेस कर लीजिए। ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होता है। हम लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर अपना प्रोडक्ट को बताते हैं कि देखिए मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका ये फीचर्स है, हमको इसका एडवर्टीजमेंट्स करना है। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होता है, वो लोग क्या करता है, आपका जो भी न्यूज चैनल हुआ या आप जो भी टीवी पर या यूट्यूब पर सब जगह देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट्स आता है। और इससे क्या होता है, सभी लोग टीवी देखते हैं, लगभग बहुत लोग यूट्यूब यूज करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम चल जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ना, यहाँ पर जितना भी नया मोबाइल आता है, जो भी नया मोबाइल आने वाला है, जैसे मान लो कि सैमसंग का S21 आई थिंक समथिंग है, ठीक है, तो ये जितना भी मोबाइल है, जो मोबाइल न्यू लॉन्च होने वाला होता है, उसके लिए क्या करता है, कंपनी क्या करता है, उसका एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे कर देता है। ठीक, इससे क्या होता है, हम लोग को मालूम चल जाता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट कुछ समय के बाद इस प्राइस पर लॉन्च होने वाला होता है, ठीक है, होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं कि ये मोबाइल हमको परचेस करना है। ये इन्फॉर्मेशन किससे मालूम चला, ये हम लोग को मालूम चलता है थ्रू द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या है, एड्स टू ट्रेड्स है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, बैंक। यदि गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, तो जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है या बिजनेसमैन है, उसको कभी ना कभी फंड का जरूरत पड़ता है। और यदि उसको फंड नहीं मिलेगा तो अपना बिजनेस नहीं कर सकता। कभी कभी कोई बिजनेसमैन का कंडीशन खराब हो जाता है, तो वहां पर उसको जरूरत पड़ता है लोन का। ये सारा प्रॉब्लम जो होता है, बैंक क्या करता है, अपना जो भी ट्रेडर्स होता है, दैट मीन जो भी कस्टमर इस तरह के होते हैं, उनको क्या करता है, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है, कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देता है, उसका जो चेक है उसको डिस्काउंटिंग करने का फैसिलिटी देता है, उसका जो चेक है उसका कलेक्शन करने का काम करता है, ठीक है, उसके बिहाफ पर पेमेंट करने का काम करता है। और ऐसा सर्विस देकर वो क्या करता है, ट्रेडर को हेल्प करता है, और इसके कारण ट्रेड क्या होता है, फैसिलिटेट होता है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, कम्युनिकेशंस। यदि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कम्युनिकेट करना है, किसके साथ, मैन्युफैक्चरर को मान लो कि कम्युनिकेट करना होलसेलर के साथ, या होलसेलर को कम्युनिकेट करना है रिटेलर के साथ, तो यहां पर वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। यदि मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है आपका गुजरात में और होलसेलर जो है वो एक होलसेलर वो बैठा हुआ है तुम्हारा झारखंड में, तो दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर सकता है। पहले तो लेटर का सिस्टम था इसमें, पोस्टल का, लेकिन आज वो हट गया। अब क्या आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, मेल आ गया। हम लोग कोई भी गुड्स को, यदि मान लीजिए कि कितना गुड्स हम लोग को लेना है, कितना सेल करना है, हम लोग इस सब का ऑर्डर क्या करते हैं, मेल पर भेज देते हैं उसको। तो यहां पर जो कम्युनिकेशंस है, वो कम्युनिकेशंस भी आपका गुड्स का जो ट्रेड है उसको परचेज और सेल को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो दीज आर द ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स। ओके, सो ये आज का जो टॉपिक था, ये हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए गुड नाइट।